गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो देखिए, हम पहले प्रीवियस वीडियो में हम लाइट के टॉपिक को कर रहे थे, बट कोई इमरजेंसी वर्क की वजह से वो नहीं हो पाया था और उसमें गैप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, जो भी रुकावट डालता है किसमें, करंट। अगर मान लो सपोज ये एक वायर है, क्या है, एक वायर है, वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। अब करंट का फ्लो होने के लिए उसमें जो रुकावट डालता है, जो उसको रोके कि ये करंट फ्लो ना हो पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसकी डिफाइन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इट्स ऐसा यूनिट इज क्या है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? उसको हम बोलते हैं ओम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, चलिए अब इसका काम क्या होता है, ये बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, जिसका काम क्या होता है कि जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो R इज इक्वल टू, हम R से किसी भी रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू होता है V अपॉन आई, और इसका यूनिट क्या होता है? सिंबल होता है यूनिट का ओम। ये सिंबल होता है या इसको बोलते हैं हम ओम। ठीक है, अगर इसका अदर यूनिट देखना है तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने आपको यूनिट बताया था, क्या बताया था? वोल्ट। और इलेक्ट्रिक करंट का बताया था एम्पियर। तो यहां से वोल्ट पर एम्पियर, ये भी क्या होता है? एक यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। ये बात क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या था? जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है, या किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है। जैसे सपोज करो, हम घरों में यूज करते हैं क्या, कॉपर के वायर या फिर एल्यूमिनियम के वायर। हम आयरन के वायर क्यों नहीं यूज करते, लोहे के वायर क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो करंट को बहुत ही कम फ्लो होने देता है, और कम फ्लो होने देता है इसी वजह से वहाँ घरों में लाइट कम आएगी। और जो एल्यूमिनियम या कॉपर के होते हैं वो थोड़े से उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे वो लाइट को फ्लो करने में थोड़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, यही रीजन होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का वर्क समझ में आ गया? क्या है कि जो करंट को फ्लो होने से रोके। अब इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ओम। उसका सिंबल ये होता है, या दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर। ये बात क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट को रिमूव करेंगे। रेस्टोर्ड। रेस्टोर्ड क्या होता है? रेस्टोर्ड होता है, ये एक वेरियस टाइप का होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आपको एक नीचे डायग्राम शो हो रहा है, ये एक रेस्टोर है। रेस्टोर का काम होता है कि इसके ऊपर जो पॉइंट लगा हुआ है ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये मूवमेंट कराएं तो ये करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसका काम क्या होता है कि करंट को या तो इंक्रीज कराना या फिर डिक्रीज कराना। ये देखो, इसका अब वेरियस वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना, कंट्रोल करना होता है जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन करंट, यानी जो करंट हमारे वायर में फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने का इसका काम होता है। क्या काम होता है कि या तो वो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सकता है या फिर वो डिक्रीज कर सकता है। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। अब देखते हैं हम इसके फैक्टर क्या होते हैं जो रेजिस्टेंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, कि क्या क्या कंडक्टर है और किस चीज पे वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये क्या होता है? देखिए, फर्स्ट फैक्टर क्या है कि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? लेंथ अगर इंक्रीज करोगे आप तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ आप डिक्रीज करोगे
तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी इंक्रीज होने लग जाएगी, अगर एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे अगर हमने वायर की लेंथ इंक्रीज कर दी तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया। अगर लेंथ डिक्रीज कर दी तो अब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। पहला फैक्टर क्या है कि वो लेंथ पर डिपेंड रहता है, क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड रहता है, लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और लेंथ डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट होता है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इसको हम डिनोट करें तो जो आर प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, 1/a के होता है। किसके होता है, 1/a के। एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज डिक्रीज हो जाएगी। सपोज देखिए, अगर मैं ये निव दिख रही है आपको, अभी क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर अगर एरिया जो है डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स रहता है। रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसे, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, टेम्परेचर के रहता है। यानी इसका मीन्स क्या है, अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कराते जाओगे किसी वायर का, किसी मेटल का, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करते जाओगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वहाँ उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो मेन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किस किस पर, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और टेम्परेचर पर। ठीक है, जो कि दो तो सेम है, क्या, लेंथ और टेम्परेचर। ये लेंथ और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। किस किस के, लेंथ और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। देखिए, रजिस्टिविटी को आप जानेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। फंडामेंटल क्या होता है, फंडामेंटल होता है कि किसी की अंदर के नेचर हो, जैसे कोई चीज स्टार्टिंग में उसके बिना बन ही नहीं पाए। फंडामेंटल का मीन्स होता है जो स्टार्टिंग से किसी के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं। जैसे अगर मार्कर की बात करें तो इसका फंडामेंटल क्या है कि इसके अंदर एक निब होनी चाहिए, दूसरा एक इंक को एब्जॉर्व करने वाला होना चाहिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वही क्या होगी, फंडामेंटल होगी। तो उसको अगर निकाल दोगे तो ये मार्कर किसी यूज का नहीं है। सपोज आपके पास पेन है, अगर पेन में से आप इंक निकाल दो और निब को निकाल दो तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, यूज नहीं कर पाओगे ना। इसी प्रकार तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी के लिए क्या है, फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या सब्सटेंस की, जिसका काम क्या होता है, जो इसका काम होता है रजिस्ट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना होता है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या थी, एक प्रॉपर्टी थी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की, मेटल की या सब्सटेंस की, जिसमें आप करंट को फ्लो करोगे तो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। अच्छा, हर एक मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। जैसे अगर एल्यूमिनियम की है तो वो फिक्स रहेगी, कॉपर है तो वो भी फिक्स रहेगी, उसको आप इंक्रीज चेंजेस नहीं कर सकते, इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं कर सकते हैं। बात क्लियर है। दूसरा है, कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर को हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, पहले बताया था मैंने आपको, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस लो होता है इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आयरन का रेजिस्टेंस जो हाई होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट में यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अलॉय क्या होता है, एक हीटिंग डिवाइस होती है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है सब्सटेंस का, मेटल्स का। वो किसका मेटल होता है, किसका मिक्सचर होता है, मोस्टली आयरन का मिक्सचर जो होता है उसी को हम अलॉय बोलते हैं।
और इसकी रजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और सी कार्ड इसको हम बर्न, ये इसको हम जला नहीं सकते, बर्न नहीं कर सकते, ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, लो टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता है। ये बात क्लियर है। तो रजिस्टिविटी समझ में आई, उसके पॉइंट भी समझ में आएंगे। रजिस्टिविटी क्या थी, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी किसी भी मेटल की, सबस्टेंस की या मटेरियल की, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकना। अच्छा, अब रेजिस्टिविटी है क्या चीज, कि किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी पहली बात तो कांस्टेंट रहती है, कोई सी भी मेटल हो, आयरन हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, या फिर सिल्वर हो, गोल्ड हो, सबकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये बात क्लियर है। दूसरा पॉइंट था कि कॉपर और एल्यूमिनियम को हम वायर के फॉर्म में यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो होता है। तीसरा पॉइंट है कि अलॉय का हीटिंग पॉइंट, अलॉय क्या है, वो हीटिंग डिवाइस होती है जिसका रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और इसको हम बर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अब देखेंगे रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है। रजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसका क्या होता है, जो रेगुलेट करता है, लिमिट ऑफ रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने रजिस्टर बताया था ना, सेम ऐसे ही एक रजिस्टर होता है। एक तो रजिस्टर बताया था जो आपको डायग्राम के थ्रू, उसका काम भी क्या था, वो लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करता था। और रजिस्टर क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की लिमिट को रेगुलेट करता है, मींस उसको इंक्रीज या डिक्रीज होने से बचाता है। A resistor is anything that electricity cannot travel easily। अगर कोई रजिस्टर नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल, फैन होता है, बल्ब होता है, टीवी होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं हम तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है रजिस्टर। और रजिस्टर अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजीली फ्लो नहीं कर सकती है। कोई भी, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो चल नहीं सकते। हर एक इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस होना पॉसिबल है जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं, चाहे फैन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, कुछ भी हो, सब में कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करेंगे। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए अब इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना आप। अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, थ्री रेजिस्टेंस हैं, और उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया है, कैसे ऐड किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। रेजिस्टेंस क्या है, सपोज किया R1, R2 एंड R3, हमारे पास थ्री रेजिस्टेंस हैं। इसको हमने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके, एक स्विच से कनेक्ट करते हुए हमने इसको क्लोज सर्किट बना दिया है। ठीक है, अब सपोज इसका जो पोटेंशियल था वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि सपोज थ्री, अगर हमने थ्री रेजिस्टेंस थे R1, R2, R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, तो इसमें क्या होता है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ईच रेजिस्टेंस में, बट इसका इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है वो हर एक में सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए, तो यहाँ पर कितना होगा, आई रेजिस्टेंस, आई करंट फ्लो होगा, यहाँ भी तीनों में आई आई और आई करंट फ्लो होगा, बट इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। अब करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में जो भी डिफरेंट रहता है उसी की वैल्यू को हम निकालते हैं। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, होता है ना। तो अगर हम पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए लेंगे, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1, और V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, ये तीन पोटेंशियल डिफरेंस हो गए तीनों रेजिस्टेंसों के लिए। ये बात क्लियर है ना, रेजिस्टेंस तीनों के लिए क्लियर हो गए, प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए
अच्छा, अब निकालेंगे कि टोटल जो पोटेंशियल था वो कितना होगा। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को हमने प्लस कर दिया। अब V और V1 इन सब की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, यहाँ IR1 रहेगा, यहाँ IR2 रहेगा और यहाँ पर IR3 रहेगा। तो तीनों की हमने क्या निकाल ली, R1 R2 V1 V2 के वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि I तो हर एक जगह सेम था बट रेजिस्टेंस डिफरेंट थे और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। तीनों में से अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ तो IR रहेगा और यहाँ से I को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या रिमेनिंग रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से ये I कैंसल आउट हो जाएगा। तो R की जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो किस क्रम में जोड़े जाएंगे, R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने समझा, अब समझाएंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को। और आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि और स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल सके। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया था। सीरीज, अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या था, कि जो रेजिस्टेंस है वो एक ही लाइन में कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है ना, एक यहाँ दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ, ठीक है। चलिए, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा, वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। कैसे रहेंगे, इस तरीके से पैरेलल रहेंगे। थ्री रेजिस्टेंस को हमने अज्यूम किया है तो इस तरीके से वो कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। और इनको हमने एक, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया एक स्विच के साथ। इस तरीके से हमने एक क्लोज सर्किट तैयार कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है बट करंट डिफरेंट रहता है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। यहाँ करंट I1 एंड करंट I2, करंट I3, ये बात क्लियर है। यहाँ भी सपोज थ्री रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन PD इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट इन द ईच केस, ठीक है। जितने भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल, सॉरी करंट डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक। अच्छा, अब डिफरेंट क्या है, करंट डिफरेंट है तो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। अगर हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम टोटल करंट निकालेंगे। क्या, टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस R3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब यहाँ से कॉमन क्या है, ऊपर यहाँ से कॉमन लेंगे तो V कॉमन रहेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
ठीक है, ये क्या रहता है फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। ये आपको हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।